अक्लेशिया अकेडमी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अक्लेशिया अकेडमी 10 क्वेश्चनों की एक सीरीज स्टार्ट कर रही है, जिसमें आए हुए पिछली प्रतियोगिता परीक्षा में जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, जैसे कि स्टेट पीसीएस है, रेलवे है, एसएससी है, फर्स्ट ग्रेड है, टीजीटी पीजीटी में आए हुए क्वेश्चन है। और ये सेशन की शुरुआत हम करते हैं। आज का पहला सवाल है कि सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए 15 मई 2005, बी 5 जून 2005 को, सी 15 जून 2005 को, डी 12 अक्टूबर 2005 को। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसे 12 अक्टूबर 2005 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति मिल गई, जबकि इसे संसद के द्वारा इसे स्वीकृति 15 जून 2005 को दी गई, जबकि संपूर्ण देश में इसे 13 अक्टूबर 2005 को लागू कर दिया, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य में भी ये लागू है। राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए जो आंदोलन है उसकी शुरुआत अजमेर ज़िले से, राजस्थान के जो अजमेर ज़िला है उस अजमेर ज़िले से आईएएस अधिकारी अरुणा राय के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट सवाल, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए असम, बी पश्चिम बंगाल, डी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। तो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जिस सचिवालय भवन को जाना जाता है वह पश्चिम बंगाल का सचिवालय भवन है। इस सचिवालय भवन का अन्य नाम महाकरण भी है। तो राइटर्स बिल्डिंग्स का अन्य नाम महाकरण है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी मदन मोहन मालवीय, सी सर शंकर नायर, डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सर शंकर नायर। जो वायसराय है, इस वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है, जो 1919 में सर शंकर नायर सदस्य था, उस समय एक घटना घटित हो गई। वह घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई। इस घटना का विरोध करते हुए शंकर नायर ने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दी। नेक्स्ट, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था, अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन ए के एम पन्नीकर, बी एच एन कंजरू, सी महात्मा गांधी, डी बलवंत राय मेहता। तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता 1952 में भारत सरकार के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल रहा तो इसकी समीक्षा करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बलवंत राय मेहता समिति गठित हुई, जिसने 1959 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई, जबकि जो बलवंत राय मेहता था आज़ादी से पूर्व महात्मा गांधी के कहने पर कांग्रेस की कार्यकारी परिषद से में सदस्य बने थे। कौन? बलवंत राय मेहता। इसलिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। नेक्स्ट, पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, या ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। जो पंचायत समिति है, इस पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वे कौन कौन हो जाएंगे? ग्राम पंचायत के सदस्य, और ग्राम पंचायत के सदस्य के साथ एससी
एसटी के प्रतिनिधियों से मिलकर होती है। जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वे ग्राम पंचायत के सदस्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों से मिलकर होती है और सदस्यों के द्वारा उनके प्रमुख को चुनाव किया जाता है। जो पंचायत समिति के सदस्य है वे किसका चुनाव करते हैं? अपना प्रमुख का चुनाव करते हैं, जिसे चेयरमैन या प्रधान कहा जाता है। यह क्षेत्रीय विकास की योजना तैयार करती है और सार्वजनिक हित हेतु राज्य की नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कर भारत सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता? ऑप्शन ए सेवा कर, बी शिक्षा कर, सी सीमा कर, डी मार्ग कर या टोल टैक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार के द्वारा जो कर नहीं लगाया जाता वह मार्ग कर या टोल टैक्स नहीं लगाया जाता। टोल टैक्स परिवहन विभाग द्वारा लगाया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। यानी कि परिवहन विभाग के राज्य सरकार के अंदर जो परिवहन विभाग आता है वह टोल टैक्स लगाता है, जबकि भारत सरकार सेवा कर है, शिक्षा कर है और सीमा कर लगाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग। तो संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय क्या नहीं है? योजना आयोग। योजना आयोग संवैधानिक निकाय है नहीं है, क्योंकि यह मंत्री परिषद के आदेश पर इसका गठन किया गया था 1950 में। कब गठन किया गया था? 1950 में, जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, तैयार करना और उन्हें लागू करने के लिए किया गया। जबकि संवैधानिक निकाय वह निकाय होती है जिनका संविधान में उल्लेख किया गया है, प्रावधान है, वे संवैधानिक निकाय। जैसे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में हम 312, 315 आर्टिकल में पढ़ते हैं, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग गठन करता है 316। वित्त आयोग को गठित करता है अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग गठन किया जाता था। संवैधानिक निकाय वह निकाय है जिनका संविधान में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा पर, डी न्याय पर, सी राजतंत्र पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्याय पर आधारित है। न्याय का मतलब है समाजवादी। कैसी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो लघु उद्योग है उनको क्या देती है? बढ़ावा देती है, जबकि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था, उसका क्या करती है? विरोध करती है। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? न्याय पर आधारित थी। नेक्स्ट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, जो अनुपातिक है इसके प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। क्या करती है? ए ऑप्शन ए बहुमत का शासन को, बी सरकार में स्थिरता को, सी सामान्य राजनीतिक सोच को, डी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है, वह करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। जो अल्पसंख्यक है उन अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को करती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन प्रणाली में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है और इस प्रणाली के तहत जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यकों को उनके समुचित प्रतिनिधित्व हेतु उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचन की सीटों को सुरक्षित कर दिया जाता है, जिस पर केवल उसी समुदाय के व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं। अर्थात जो अल्पसंख्यक समुदाय है वही क्या लड़ते? चुनाव लड़ते हैं। नेक्स्ट, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए राजीव गांधी द्वारा, बी विश्वनाथ प्रताप सिंह, सी नरसिम्हा राव द्वारा, डी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। तो भूमंडलीकरण, निजीकरण
और उदारीकरण, जो नई आर्थिक नीति घोषित की गई उस समय प्रधानमंत्री कौन था? नरसिम्हा राव। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, भूमंडलीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जो ये 3 नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, ये कब की गई थी? 24 अप्रैल 1991 को। कब की गई थी? 24 अप्रैल 1991 को नई आर्थिक नीति, जिसे राव मनमोहन नीति भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? राव मनमोहन नीति कहा जाता है। क्यों कहा जाता? क्योंकि राव उस समय क्या था? प्रधानमंत्री था, और मनमोहन सिंह क्या था? वित्त मंत्री था। इसलिए इसे राव मनमोहन नीति कहा गया था। कहा जाता है कि जब 24 अप्रैल 1991 को जब ये नीति घोषित की गई थी, उस समय भारत में मात्र 15 दिन के लिए विदेशी भंडार या कोष था। तो विदेशी भंडार कोष यानी कि संकट से निपटने के लिए, मुद्रा संकट से निपटने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के लिए खोलकर ये नीति अपनाई गई थी। ये सेशन यहीं समाप्त होता है, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। धन्यवाद। थैंक यू।